नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने स्क्रू थ्रेड को पढ़ने वाले हैं और इस क्लास के माध्यम से अपने स्क्रू थ्रेड के अंदर स्क्रू थ्रेड के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, ये हम आज की क्लास के अंदर जानेंगे। अगली जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर अपने स्क्रू थ्रेड के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, स्क्रू थ्रेड किसे कहते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन रहने वाली है। तो देखो, किसी बेलनाकार किसी बेलनाकार जॉब की किसी बेलनाकार जॉब की बाहरी व बाहरी व आंतरिक आंतरिक सतह पर हेलिक्स के रूप में बने ग्रूव स्क्रू थ्रेड कहलाती है। स्क्रू थ्रेड कहलाती है। देखो, इसकी क्या डेफिनेशन हो गई भाई। कोई अपना बेलनाकार जॉब है, उसकी बाहरी सतह या फिर आंतरिक सतह के ऊपर हेलिक्स के रूप में बने हुए जो ग्रूव है, जो खांचे हैं, उन्हीं को क्या नाम देते हैं भाई, अपने स्क्रू थ्रेड नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो अगली बात। किसी बेलनाकार जॉब की बाहरी सतह पर अपने जब ये ग्रूव्स बनाते हैं हेलिक्स के रूप में, तो इसको अपने बोलते हैं भाई एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। जब हम इन ग्रूव को किसी जॉब बेलनाकार जॉब की आंतरिक सतह के ऊपर काटते हैं तो इसको अपने बोलते हैं भाई इंटरनल थ्रेड, यानी कि आंतरिक चूड़ियाँ। इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड, ठीक है। अब देखो, जो अपनी थ्रेड है ये अपने लेथ मशीन के द्वारा और रोलिंग थ्रेड रोलिंग के द्वारा और मिलिंग कटर के द्वारा, इनके द्वारा अपने थ्रेड बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा अपने हाथ से भी इसको बनाने का काम करते हैं। जैसे कि अपनी जो बाहरी थ्रेड है, एक्सटर्नल थ्रेड है, इसको अपने डाई से बनाते हैं और इंटरनल थ्रेड है, इसको अपने टैप से बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आता है कि जो अपना थ्रेड होता है इसका यूज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यूज, तो देखो यूज के अंदर सबसे पहली बात, विशुद्ध मापन के लिए। पहला यूज मैंने लिखा है कि स्क्रू थ्रेड का जो यूज है वो विशुद्ध मापन के लिए किया जाता है, अर्थात शुद्धता के अंदर माप लेने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, भार उठाने के लिए भी अपने स्क्रू थ्रेड को काम में लेते हैं। अगली चीज, शक्ति संचरण या पावर ट्रांसमिशन करने के लिए स्क्रू थ्रेड को काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज, बंधक के रूप में स्क्रू थ्रेड को अपने बंधक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। देखो, अब विशुद्ध मापन अर्थात शुद्धता के अंदर माप लेने के लिए अपने स्क्रू थ्रेड को काम में लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में माइक्रोमीटर, ठीक है। देखो, माइक्रोमीटर होता है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है भाई, नट बोल्ट के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो देखो यहाँ पे चूड़ी स्क्रू थ्रेड है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। दूसरी चीज, बार उठाना, इसके रूप में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ स्क्रू
जैक। स्क्रू जैक के द्वारा अपने क्या करते हैं भाई, बार को उठाने का काम करते हैं। अगली चीज़ शक्ति संचरण। इसके रूप में देखो एग्जाम्पल के रूप में लेथ मशीन के अंदर अपने लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू और हाफ नट। इसके माध्यम से अपने क्या करते हैं भाई, पावर को ट्रांसमिट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज़ बंधक के रूप में, बंधक के रूप में भी हम स्क्रू थ्रेड को काम में लेते हैं, जैसे कि अपने नट बोल्ट है, नट बोल्ट है या फिर स्टड है। ठीक है, इसके माध्यम से अपने क्या करते हैं भाई, दो या दो से अधिक पार्टों को आपस में जोड़ने का काम हम इसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके यूज से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं कि जो अपना स्क्रू थ्रेड होता है इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। देखो इसके अंदर सबसे पहला अपना क्रेस्ट, जिसको कहा जाता है सीट्स, क्रेस्ट या सीट्स। अब देखो क्रेस्ट या सीट्स किसे कहेंगे, तो देखो थ्रेड के अंदर दो फलक आपस में मिलने पर जो ऊपरी सतह हमें मिलती है उसको अपने क्रेस्ट या सीट्स नाम से जानते हैं। थ्रेड में दोनों फलकों के आपस में मिलने पर जो ऊपरी सतह प्राप्त होती है, उसे क्या नाम देते हैं भाई, क्रेस्ट अर्थात शीर्ष नाम देते हैं, उसे क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है भाई, क्रेस्ट किसे बोलेंगे, तो देखो थ्रेड के अंदर दोनों फलक आपस में मिलते हैं तब जो ऊपर वाली सतह बनती है उस सतह को क्या नाम देते हैं भाई, क्रेस्ट नाम देते हैं। देखो सबसे पहले अपने थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अपने डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझेंगे कि ये जो तत्व है ये कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट रुकना भाई। हाँ भाई, अब देखो क्रेस्ट के बाद में अगली चीज़ आती है अपनी रूट, अर्थात इसको बोल देते हैं अपने जड़। अब देखो ये कौन सा भाग हो जाएगा, तो देखो थ्रेड के अंदर दो फ्लैंकों के आपस में मिलने पर जो निचला बिंदु या फिर निचली सतह प्राप्त होती है उसको अपने रूट के नाम से जानते हैं। थ्रेड में दोनों फ्लैंकों के आपस में मिलने पर जो निचली सतह प्राप्त होती है उसे रूट कहते हैं। ठीक है भाई, देखो
अब देखो इसके अंदर क्या कहा गया है कि थ्रेड के अंदर दो फ्लैंकों के आपस में मिलने पर जो निचली सतह हमें प्राप्त होती है उसी को क्या नाम देते हैं भाई, रूट नाम देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक अपने पास शब्द आया है, कौन सा, फ्लैंक। अब देखो फ्लैंक को ही देख लेते हैं, फ्लैंक क्या है। तो देखो फ्लैंक की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, तो देखो थ्रेड के अंदर जो अपना रूट भाग है और दूसरा जड़, सॉरी रूट भाग और शीर्ष भाग, इन दोनों को जोड़ने वाली जो सतह है उसको नाम दिया जाता है भाई फ्लैंक। तो देखो थ्रेड में शीर्ष व रूट को जोड़ने वाली सतह, जोड़ने लिख दिया सॉरी, जोड़ने वाली सतह, जोड़ने वाली सतह, जोड़ने वाली सतह फ्लैंक कहलाती है, फ्लैंक कहलाती है। ठीक है भाई, तो अपने ये तीन तत्व यहाँ पे हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला 4 नंबर का तत्व है। 4 नंबर का जो एलिमेंट्स है उसका नाम आता है भाई पिच। पिच, अब देखो पिच किसे बोलेंगे, तो लगातार दो थ्रेड्स के अंदर एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं अपने पिच। लगातार दो थ्रेडों में, लगातार दो थ्रेडों में एक क्रेस्ट से, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी पिच कहलाती है। ठीक है भाई, पिच किसे बोलेंगे, तो दो लगातार थ्रेडों के अंदर एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है उसको नाम दिया जाता है भाई पिच। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला आता है अपना लीड। लीड की क्या परिभाषा हो जाएगी, नट बोल्ट के द्वारा एक चक्कर में, नट बोल्ट के द्वारा एक चक्कर में चली गई अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी क्या कहलाती है भाई, लीड कहलाती है, लीड कहलाती है। ठीक है भाई, नट बोल्ट के द्वारा एक चक्कर के अंदर जितनी दूरी अक्षीय दूरी चली जाती है उस दूरी को क्या नाम दिया जाता है भाई, लीड नाम दिया जाता है। ठीक है, 5 नंबर लीड, और उसके बाद में 6 नंबर थ्रेड की गहराई, डेप्थ ऑफ थ्रेड, अब देखो डेप्थ ऑफ थ्रेड किसे बोलेंगे भाई, तो थ्रेड के अंदर जो अपना क्रेस्ट भाग है, क्रेस्ट भाग और रूट भाग, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है इसको बोलेंगे अपने भाई थ्रेड की गहराई। ठीक है, क्रेस्ट और रूट के बीच लंबवत जो दूरी है उसको थ्रेड की गहराई मानी जाती है। क्रेस्ट एवं रूट के बीच लंबवत दूरी थ्रेड की गहराई
कहलाती है। इसे कहेंगे भाई थ्रेड की गहराई क्रेस्ट एवं रूट के बीच लंबवत जो दूरी होती है उसे ही अपने क्या नाम देते हैं भाई, उसे अपने बोलते हैं क्या, थ्रेड की गहराई। ठीक है, अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं और अगला एलिमेंट्स आता है अपना थ्रेड कोण। थ्रेड कोण, थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल किसे बोलेंगे, तो देखो दो थ्रेडों के फ्लैंक आपस में मिलने पर जो कोण प्राप्त होता है उस कोण को थ्रेड कोण के नाम से अपने जानते हैं। दो थ्रेडों के फ्लैंक मिलने पर जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे थ्रेड कोण कहते हैं। थ्रेड कोण कहते हैं। ठीक है, दो थ्रेडों के फ्लैंक है वो आपस में मिलने पर वहाँ पे जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उस कोण को थ्रेड कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आती है हेलिक्स कोण। हेलिक्स कोण, अब देखो इसके अंदर क्या परिभाषा हो जाएगी भाई, अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत चूड़ी के झुकाव का जो कोण होता है उसको अपने हेलिक्स कोण के नाम से जानते हैं। चूड़ी के झुकाव का कोण हेलिक्स कोण होता है, हेलिक्स कोण होता है। ठीक है, अर्थात जो अक्ष रेखा है उस रेखा के ऊपर अपनी जो थ्रेड है वो किस कोण के ऊपर झुकी हुई है, उस झुकाव कोण को अपने क्या नाम देते हैं भाई, हेलिक्स कोण नाम देते हैं। ठीक है, 8 के बाद में 9 नंबर, इसको बोलते हैं अपने भाई बड़ा व्यास। बड़ा व्यास, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मेजर डायामीटर। मेजर डायामीटर। देखो बड़ा व्यास या मेजर डायामीटर किसे कहते हैं, तो देखो थ्रेड के अंदर जो अपना क्रेस्ट भाग होता है उस भाग से गुजरने वाला जो व्यास होता है उस व्यास को अपने बड़ा व्यास या फिर मेजर डायामीटर के नाम से जानते हैं। क्रेस्ट से गुजरने वाला व्यास बड़ा व्यास कहलाता है। ठीक है, क्रेस्ट से गुजरने वाला जो व्यास होता है उसको अपने बड़े व्यास के नाम से जानते हैं। उसके बाद में देखो अगला आता है छोटा व्यास। छोटे व्यास को इंग्लिश के अंदर अपने माइनर डायामीटर के नाम से जानते हैं। माइनर डायामीटर। माइनर डायमीटर किसे बोलेंगे भाई, तो देखो अपना जो रूट होता है, रूट से गुजरने वाला जो व्यास होता है उसको अपने छोटा व्यास के नाम से जानते हैं, और क्रेस्ट से गुजरने वाला जो व्यास होगा उसको बड़े व्यास के नाम से जानेंगे। रूट से गुजरने वाला व्यास बड़ा व्यास कहलाता है।
ठीक है। उसके बाद में देखो अगला आता है अपना इफेक्टिव डायामीटर, प्रभावी व्यास, प्रभावी व्यास, इफेक्टिव डायामीटर। देखो ये जो व्यास होता है ये अपना जो मेजर डायामीटर होता है और माइनर डायामीटर होता है, इन दोनों के बीच में जो व्यास बनता है उसको अपने बोलते हैं भाई प्रभावी व्यास या फिर इफेक्टिव डायामीटर। ठीक है, यह व्यास, यह व्यास मेजर व्यास व माइनर व्यास के बीच स्थित रहता है। ठीक है, मेजर व्यास और माइनर व्यास के बीच में रहने वाला जो व्यास है उसको अपने किस नाम से जानते हैं भाई, प्रभावी व्यास के नाम से जानते हैं। अब देखो अगली चीज जो अपना प्रभावी व्यास होता है इसको अपने काल्पनिक व्यास भी बोलते हैं, काल्पनिक व्यास। काल्पनिक व्यास के अलावा इसको अपने पिच व्यास के नाम से भी जानते हैं, पिच व्यास। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अब हम इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। देखो अपना जो प्रभावी व्यास अर्थात इफेक्टिव डायमीटर होता है इसको निकालने के लिए अपने क्या कर सकते हैं भाई, देखो इफेक्टिव डायामीटर बराबर अपने क्या करेंगे भाई, मेजर डायामीटर माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, देखो अपने इफेक्टिव डायमीटर को निकालने के लिए अपने मेजर व्यास के अंदर अपने अगर एक डेप्थ को घटा देंगे तो अपनी जो क्या है वो प्राप्त हो जाएगी भाई, अपने को इफेक्टिव डायमीटर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो अपना जो माइनर डायमीटर है इसको निकालने के लिए अपने क्या करेंगे भाई, अपना जो मेजर डायमीटर है इसके अंदर अपने 2 गुना डेप्थ को घटा देंगे तो अपने को माइनर डायमीटर है वो हमें मिल जाएगा, माइनर डायामीटर बराबर मेजर डाया माइनस 2 गुना डेप्थ, 2 गुना गहराई को अपने घटा देंगे तो अपना जो छोटा व्यास है वो हमें मिल जाएगा। अब देखो इसका जो डायग्राम है वो अपन देखते हैं। ये देखो ये अपना स्क्रू थ्रेड का डायग्राम है, इसके अंदर अपने जो सारे भाग पड़े थे वो अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले आपने देखा था क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट के अंदर क्या बताया था भाई, तो देखो जब थ्रेड के अंदर 2 फेस आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे जो ऊपरी सतह मिलती है वो अपने को किस नाम से मिल रही थी भाई, क्रेस्ट नाम दिया जाता था, तो इस भाग को अपने क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ 2 फ्लैंक के आपस में मिलने पर जो निचली सतह प्राप्त होती है उसको अपने रूट नाम से जान रहे थे। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज़ 2 क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है उसको अपने पिच बोल रहे थे, तो इस भाग को अपने पिच बोलेंगे। उसके बाद में जो अक्ष रेखा है उस अक्ष रेखा से अपनी जो थ्रेड है वो किस झुकाव के ऊपर है, किस एंगल के ऊपर है, उस एंगल को हेलिक्स एंगल कहा जाता है, तो ये अपना हेलिक्स एंगल हो गया। उसके बाद में जो अपना क्रेस्ट भाग है और रूट भाग है इन दोनों को जोड़ने वाली जो सतह है इसको फ्लैंक बोलते हैं, और जो अपना फ्लैंक है ये फ्लैंक आपस में मिलने पर जो एंगल बनता है उसको अपने
थ्रेड एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ आती है अपनी मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर किसे कहेंगे? तो अपने पास में देखो ये एक बाहरी चूड़ी का डायग्राम दिखाई रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये इसकी कंप्लीट इसका डायमीटर है जिसके अंदर अपने को चूड़ियाँ काटनी है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये इसके बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, कंप्लीट दूरी है, इसको अपने मेजर डायमीटर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, मेजर डायमीटर या फिर बड़ा व्यास। दूसरी चीज़ ये है, देखो जो अपनी रूट सर्कल है, रूट सर्कल से होती हुई जो व्यास बनता है उसको अपने माइनर व्यास बोलते हैं। ये माइनर व्यास हो गया। अब देखो इसको निकालने के लिए अपने क्या कर सकते हैं भाई, मेजर डायमीटर के अंदर अपने 2 गुना गहराई को घटा देंगे तो अपने को माइनर डायमीटर प्राप्त हो जाएगा। देखो ये कंप्लीट दूरी है, कंप्लीट व्यास है, इसके अंदर एक गहराई ये और एक ये, इसको अपने घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनर डायमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ ये वाली जो लाइन है डैश करके दिखा रखी है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है इसको अपने काल्पनिक व्यास या फिर पिच व्यास बोलते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना है, जो मेजर डायमीटर है इसके अंदर अपने को एक डेप्थ को घटा देना है। अब देखो डेप्थ है वो किस प्रकार घटेगी, यहाँ पे जो डेप्थ है इसको दो भागों में किया है, 1 और 2। अब देखो इसके अंदर अपने को आधा आधा घटाना है, आधा इसमें घटाएंगे और आधी गहराई इसमें घटाएंगे, दोनों मिलके 1 हो गई। तो अपने को मेजर डायमीटर में से आधी एक गहराई को घटा देंगे तो अपने पास में क्या मिल जाएगा भाई, काल्पनिक व्यास अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो थ्रेड है उसके कंप्लीट तत्व यहाँ पे हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने स्क्रू थ्रेड के प्रकार पढ़ने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।